हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली और हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पिंदर धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से एकदम हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आप एक दिन फिजिक्स में क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को और सीखने को मिलेगी। तो जैसे कि आपको पता है, आप बहुत सिंसियर बच्चे हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, और आपको पता है आप मेरी उम्मीदों को कभी पूरा नहीं होने दोगे, हमेशा तोड़ देते हो ना। सही बात है। तो मेरी ये गलतफहमी है कि तुम सिंसियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस गलतफहमी में रहना चाहता हूँ और ये गलतफहमी अच्छी बात है, बनी रहे। तो सबसे पहली बात, पुराने वीडियो लेक्चर आपने जरूर देखे होंगे, मुझे उम्मीद है इस टॉपिक के, और आपने होमवर्क किया होगा, मुझे ये भी उम्मीद है, और जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराए होंगे वो आपकी समझ में भी आए होंगे, ये भी मुझे उम्मीद है। देखो कितनी सारी उम्मीदें हैं मुझे आपसे, और सारी की सारी क्या है? गलत फहमियां हैं। कोई दिक्कत नहीं है, गलत फहमी बनी रहती है, बनी भी रहनी चाहिए। ओके। गलत फहमी जीएफ, सही है ना? हाँ सर, जीएफ बनी रहनी चाहिए, जरूरी होती है। अब बात यह है कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो कृपया करके पहले होमवर्क करें। ओके। उनको रिवाइज करें और फिर ये वीडियो लेक्चर देखें, और अगर डायरेक्ट ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मोस्ट वेलकम है। ओके। तो नोटबुक ले लें, पेन ले लें, और आज रब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके। क्योंकि आज हम पढ़ाएंगे आपको कूलाम फोर्स। क्या पढ़ाएंगे? कूलाम फोर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स अगेन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। और देखिए अपनी क्या चल रही थी बेटा, एक खूबसूरत सी जर्नी। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या चल रही थी? एक खूबसूरत सी जर्नी अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही थी। और आपको पता है, जैसे कि मैं हर बार आपसे कहता हूं कि बिजलियों की गड़गड़ाहट, उसके साथ हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं। ओके सर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पता है अपनी जर्नी करते करते और कहाँ आ गई? कूलाम फोर्स पे आ गई बेटा। किस पे आ गई सर? कूलाम फोर्स पे आ गई। और कूलाम फोर्स आपको पता है, कूलाम कौन है? ये मेरे अंकल जी रहे। ओके। क्या रहे हैं? ये मेरे अंकल जी रहे हैं, और मैं आपको मेरे अंकल की क्या कराता हूँ? दर्शन कराता हूँ। तो देखिए ये थे मेरे अंकल। कौन? गुलाम अंकल। कौन थे? गुलाम अंकल। सर ये क्या बीमारी है? इसको भी बताएंगे बेटा, ये क्या बीमारी है। डन। और फिर उसके बाद ये देखो, गुलाम अंकल जी लैब में काम करते हुए, मैं इस फोटो में नहीं दिखूंगा। क्यों नहीं दिखूंगा? क्यों? क्योंकि मैं तो फोटो खींच रहा था ना। अब बताओ मैं कैसे दिखता? सर आप सेल्फी तो ले सकते थे ना। अरे पहले सेल्फी नहीं थी ना, सेल्फी वाला कैमरा नहीं था फोन में, वो ऐसे ही डायरेक्ट था। तो मैंने क्या ले लिया? फोटो लिया, तो इसलिए मैं नहीं आया, मैं इधर कहीं खड़ा हुआ था और मैंने फोटो क्लिक किया था। तो गुलाम अंकल मेरे लैब में काम कर रहे हैं, और लैब में ये आपको मैंने दिखाया है। ये क्या है सर? ये व्हाट इज दिस? ये यहाँ भी तो दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या है? सोचो क्या है ये? क्या हो सकता है? चलो हम बता ही देते हैं, अबे रुको। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी शानदार बात बताता हूँ। शानदार बात क्या है? कि एक चीज बताइए आप, कि जब गुलाम अंकल ने, मैं आपको एक चीज बताऊं बहुत शानदार, जब गुलाम अंकल ने क्या दिया था? गुलाम फोर्स का फॉर्मूला दिया था बेटा। किसका फॉर्मूला दिया था? गुलाम फोर्स का फॉर्मूला। गुलाम अंकल ने लैब में ऐसे काम करते हुए जब फॉर्मूला दिया था, तो गुलाम अंकल जी मुझको बताते थे कि बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जिनसे हम ये फाइंड आउट कर सकें कि किसी भी बॉडी पर कितनी वैल्यू का चार्ज होता है। आया समझ में? ये पहले पता नहीं कर सकते थे। ऐसे मान के चलो, जैसे कोई बॉडी है, अब इस ये कैसी बॉडी है? चार्ज बॉडी। कैसी बॉडी? चार्ज बॉडी। डन। अब अगर ये चार्ज बॉडी है, कैसी बॉडी है? चार्ज बॉडी। डन। तो इस बॉडी पर क्या है? कितनी वैल्यू का चार्ज है? कितनी वैल्यू का चार्ज है? ये पता नहीं कर सकते, ये पता नहीं किया जा सकता था उस जमाने में। ओके। ये पता नहीं किया जा सकता था कि किसी बॉडी पर कितनी वैल्यू का चार्ज है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन मेरे कूलाम अंकल के पास बहुत ज्यादा दिमाग था, और उन्होंने तुम्हारी परेशानियां खड़ी करने के लिए क्या किया? कूलाम फोर्स के फॉर्मूले के लिए उन्होंने कुछ सोचा, उन्होंने दिमाग लगाया। तो ना उन्होंने कहा क्यों ना पुष्पेंद्र एक काम करते हैं। पुष्पेंद्र कौन है? अरे मैं ही हूँ, पहले भी मेरा नाम पुष्पेंद्र ही था। ठीक है। ओके। डन। डन। तो उन्होंने कहा
कि क्यों ना पुष्पेंद्र एक काम करते हैं। मैंने कहा बोलो अंकल जी, कि एक चीज बताओ कि हम बहुत सारी बॉडीज ले लेते हैं जो सेम साइज और शेप की बनी हो, और मटेरियल भी जिनका क्या हो, सेम। ऐसे मान के चलो कि हमने बहुत सारी क्या ले ली, छोटी छोटी सी बॉडी ले ली। क्या ले ली, छोटी छोटी सी बॉडी। डन। डन सर, देखो कैसे, ये देखो ऐसे, ऐसी बॉडी ले ली, ऐसी। डन। ऐसी बहुत सारी बॉडी ले ली। डन। एक ही साइज की, सेम शेप की, सेम मटेरियल की। डन सर, ले ली। दिख रही है सर, दिख रही है ना? यस सर। धीरे धीरे सर बड़ी हो रही है, बड़ी नहीं हो रही, तो मैं एक ही जैसी माननी है। क्या माननी है? एक ही जैसी माननी है। डन। ऐसी बहुत सारी क्या ले ली, बॉडीज ले ली। डन। अब हुआ ये कि हमने एक बॉडी को, बेटा क्या, हमने एक बॉडी को क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। हमने एक बॉडी को चार्ज कर लिया। डन। चार्ज कर लिया। अब चार्ज है इस पे। अब चार्ज का पता कैसे किया? चार्ज का पता तो तुम्हें पता है, मैं बता चुका हूं कैसे करना है। रिपल्सन मेथड मेथड होता है। ओके। तो हमने क्या किया कि एक बॉडी को चार्ज कर लिया और इस पर मान लिया कि चार्ज है कितना, क्यू। ऐसे मान लिया, लेट्स कंसीडर कर लिया। क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया कि इस पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। ओके, कितना चार्ज है, क्यू। अब आपको पता है ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन मतलब चालन के कारण। और कंडक्शन के कारण क्या होता है, जब सेम साइज, शेप एंड मटेरियल, ये दोनों होते हैं, क्या होते हैं, सेम साइज, शेप एंड मटेरियल होते हैं, तो फिर क्या होता है, जब दोनों बॉडियों को एक दूसरे से टच कराया जाएगा, ये सारी की सारी बॉडी अनचार्ज और ये चार्ज, जब इसको इससे टच कराएंगे तो होगा क्या, इस पर चार्ज आ जाएगा Q/2 और इस पर भी Q/2, क्योंकि सेम साइज शेप मटेरियल होता है तो चार्ज इक्वली क्या हो जाता है, इक्वली डिवाइडेड, इक्वली डिवाइड हो जाता है। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। डन। तो अब कूलाम अंकल ने इन दोनों बॉडीज को लिया, दोनों चार्जों को लिया ऐसे मान के चलो, और Q/2 और Q/2। डन। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है R, ओके, ऐसे मान के चलो, इसको क्या कर दिया, फिक्स। क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने फोर्स को देखा, तो उन्होंने फोर्स देखा कि, अब देख रहे हैं, उन्होंने फोर्स देखा। अब ये फोर्स किससे देखा, इस फोर्स को उन्होंने टॉर्सन बैलेंस से देखा। बेटा किससे देखा, टॉर्सन बैलेंस। सर ये टॉर्सन बैलेंस क्या है? टॉर्सन बैलेंस है सर, टॉर्सन बैलेंस नहीं पता? अरे पता होगा, नहीं पता क्या? बोलो नहीं पता। टॉर्सन बैलेंस से देखा, टॉर्सन बैलेंस मतलब ऐंठन तुला। कौन सी तुला बेटा, ऐंठन तुला। ऐंठन तुला से इस चीज को देखा। ऐंठन तुला क्या होती है? अरे ये ऐंठन तुलाई तो है, ओ सो, ये है टॉर्सन बैलेंस। क्या है ये अपनी टॉर्सन बैलेंस है। ओके, इस तरीके की आती है, ये फोर्स को मेजर करती है। बेटा क्या करती है, मेजर। देखो इसमें देख रहे हैं ना, इंसुलेटिंग रॉड, यहाँ चार्ज को रखते हैं और क्या करते हैं, ये चार्ज बॉल्स देखो दिख रही है ना। डन। और ये थिन वायर वगैरह होता है तो इसमें डालते हैं, फिर ये स्केल लगा होता है, तो हमें फोर्स दिखने को मिल जाता है। और यही हमारे गुलाम अंकल जी ने क्या की थी, यूज की थी। दिख रही है ना, टॉर्सन बैलेंस को यूज किया। ये स्केल वगैरह दिख रहा है इसमें। ओके, ये देखो, इस तरीके से अंदर इसके सिस्टम लगा होता है, ये वाला सिस्टम इसके अंदर लगा होता है। यहाँ चार्ज वाली ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं और उसके बाद हमारा फोर्स हमें मेजर हो जाता है। तो कुमाल सॉरी गुलाम अंकल ने क्या किया, इससे फोर्स को क्या किया बेटा, मेजर किया। फोर्स को क्या किया, मेजर किया। डन। ओके, ओके सर। अब जब गुलाम अंकल ने फोर्स को मेजर किया और उन्होंने क्या किया कि जैसे कोई ना कोई वैल्यू निकली, अब उन्होंने क्या किया, अगेन जैसे दो बॉल थी, अब इसको क्या किया, तीसरी बॉल से क्या किया, टच किया, तीसरी बॉडी से, तीसरी बॉडी से टच किया। तीसरी बॉडी से टच किया तो आपको पता है फिर क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। तो इक्वली डिवाइड होगा तो क्या होगा कि अब Q/4 और
Q/4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। कैसे भाई Q/4 कैसे आएगा? कि आपको पता है कि जब दो बॉडी को टच किया Q/2, अब इसको वापस जब आप तीसरी से टच कर दोगे तो फिर इस पे Q/4 हो जाएगा भाई, इसका आधा Q/4 और इस पे आधा आ जाएगा, तो Q/4 और ये R जो थी इसको उतना ही रखा जितना पहले थी, इसको क्या कर दिया? फिक्स। इसको फिक्स कर दिया। अगेन F किससे निकाला? टॉर्सन बैलेंस से निकाला। किससे निकाला? टॉर्सन बैलेंस का यूज किया है टंतुला का, और वापस फोर्स निकाला। तो उन्होंने देखा और उन्होंने पाया बेटा, क्या पाया? कि जो अपना फोर्स है ना, फोर्स, उन्होंने कहा कि जैसे अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Q2 के। मतलब दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आया क्या? कूलाम फोर्स। डन? डन सर। ओके। अब उन्होंने क्या किया कि चार्जों को फिक्स कर दिया। अब आगे क्या किया? तो चार्ज कर दिए और इसको क्या मान लिया? वेरिएबल। क्या मान लिया? वेरिएबल। इसको वेरिएबल मतलब कम ज्यादा करते हैं। तो इन्होंने देखा टॉर्सन बैलेंस में कि जब ऐसा किया तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आया। तो इन्होंने फॉर्मूला निकाल दिया कि ये, और यहाँ कांस्टेंट आया के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से मेरे अंकल कूलाम ने और टॉर्सन बैलेंस का यूज करके क्या निकाला बेटा? कूलाम फोर्स का क्या निकाला? फॉर्मूला निकाला। क्या निकाला? फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से कूलाम के सामने काफी समस्याएं आई जब उन्होंने फोर्स निकाला, लेकिन उन्होंने उन समस्याओं के सामने हार नहीं मानी और पूरा अपना काम किया और तुम्हें एक खूबसूरत सा फॉर्मूला बना के दिया। क्या दिया? F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिया कि नहीं दिया? अब इसके कुछ रूल्स और इसको पढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कुलाम अंकल ने बताया कि अगर हम इस फोर्स को अप्लाई करेंगे तो इस फोर्स को अप्लाई करते हैं सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए करते हैं? पॉइंट चार्ज के लिए। ऐसी बात नहीं है कि बड़ी बड़ी बॉडीज के लिए अप्लाई नहीं होता, अब तो हम बड़ी बड़ी बॉडीज के लिए भी करेंगे। उसको तोड़ेंगे टुकड़ों में, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। अपने पास सारे मेथड हैं करने के। ओके, लेकिन जब बात की जाती है कुलाम फोर्स की थ्योरी की, तो उसमें कहा जाता है कि इस फोर्स को कहाँ अप्लाई किया जाता है? कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? बोलो। इसको किया जाता है कहाँ पर? पॉइंट चार्ज पर। और ये याद रखना है बेटा, क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे मान के चलो, देखो निकाल ही देते हैं। ये रहा सबसे पहली बात, कूलाम फोर्स, और फिर लिखना है कि दिस फोर्स इज अप्लाइड ओनली ऑन पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई है कि व्हेन द साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, द साइज में बी इग्नोर्ड एंड द चार्ज बॉडीज आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। नहीं आया समझ में? मैंने कहा कि मान लो जैसे कि दो फुटबॉल है, फुटबॉल देखिए सबने, देखिए। अब दो फुटबॉल, उनको 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रख दिया जाए या 500 मीटर के पे रख दिया जाए, तो एक दूसरे के लिए किसका काम करेंगी? पॉइंट का ही काम करेंगी। करेंगे कि नहीं करेंगी? तो ये यही कह रहा है कि जब दो बॉडीज, उनकी जो साइज है वो बहुत छोटी हो, किससे? उन दोनों को सेपरेटिंग करने वाली डिस्टेंस से, तो उन बॉडीज के साइज को क्या कर दिया जाएगा? इग्नोर कर दिया जाएगा, और चार्ज बॉडीज को क्या माना जाएगा? पॉइंट चार्ज। तुम्हारे दिमाग में पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत नुन्नू सो छोटा सा चार्ज आ रहा होगा ना? ऐसी बात नहीं है, बॉडीज को भी पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। बस दो बॉडी है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है जो उनको सेपरेट करती है, वो क्या होनी चाहिए? उन बॉडीज के साइज से। जैसे मान लो कि दो फुटबॉल, ओके, ओके, इनके बीच की डिस्टेंस 500 मीटर। अब रेडियस मान लो, इसकी रेडियस मान लो ऐसे कि सर इसकी रेडियस है अपनी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दोनों। डन। तो अब बताओ इनको जो साइज है इसके कंपेयर में बहुत छोटा है कि नहीं है? तो इसको फिर इनको किसकी तरह ट्रीट करेंगे? पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह? पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अगली बात ये है, अगली बात अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बेटा दो चार्ज होंगे जैसे Q1 Q2। डन। तो जैसे मैंने बताया, एक पॉजिटिव, ऐसे मान लो कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। डन। अब बेटा याद रखना है कि जो मैं बात कर रहा हूं ना, वर्टिकली बात नहीं करूंगा, हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से ऐसे। देखो ये जोड़े बन गए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इन दोनों जोड़ों में आपको पता है
रिपल्सन लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा सर। और इन दोनों जोड़ों में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। अब बात ये, कूलाम ने बताया कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। कूलाम ने दो चार्जों के बीच में लगने वाले रिपल्सन और अट्रैक्शन की वैल्यू को बताया और कितनी निकाल के दी, एफ इक्वल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। किसकी वैल्यू, जब अपने उनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, उसकी वैल्यू कूलाम अंकल ने हमें अच्छे खूब निकाल के। तो इसको आगे पढ़ते हैं। देखो कि the Coulomb force between 2 point charge is directly proportional to the product of the magnitude of both charge and inversely proportional to the square of both of the distance between them। ऐसे कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है सर, ऐसे कह रहा है कि एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। ओके सर, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात याद रखनी है, Q1 Q2 दो चार्ज हैं, इनके ये दोनों एक दूसरे से मान लो r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वही सेम बात Q1 Q2, मतलब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया किसका, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज, दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड का क्या हो गया, प्रोडक्ट। ओके, और इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। और इसमें लिखा हुआ है कि द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं दोनों को कहूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड से क्या आएगा बेटा, फर्स्ट और सेकंड से आएगा सर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r² आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। और ये क्या हो जाएगा, एफ के Q1 Q2 अपॉन r²। और याद रखना है के की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁻⁹। और अगर इसकी यूनिट निकालोगे तो कैसे निकलेगी, इसकी यूनिट बताओ कैसे निकलेगी भाई। के को ऐसे लिख सकता हूं, के इक्वल एफ r² Q1 Q2। तो एफ की न्यूटन, r² मीटर स्क्वायर, कूलाम कूलाम, Q1 की कूलाम Q2 की कूलाम, तो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये के की वैल्यू आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना क्या होगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल के आया है कितना बेटा, के Q1 Q2 अपॉन r²। क्या निकल के आया है, मैग्नीट्यूड कि कितना रिपल्सन कितना अट्रैक्शन है। डन, आगे चलें। अब आगे चलते हैं और आगे देखिए। अब बात ये कह रहा है कि बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो कैसे, ये कह रहा है कि मान लो कि एक चार्ज है अपना Q1, दूसरा चार्ज है Q2। डन, ओके सर। अब बात ये हुई कि दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने वाला हूं क्या सर, कि जितना फोर्स मान के चलो कि जो अपना Q1 है, तो Q1 ऐसे मान के चलो कि Q1 की वजह से या Q1 Q2 की वजह से फोर्स लगा इधर ऐसे, तो इसको लूंगा F12 वेक्टर, इधर लगा, डन सर, फोर्स है वेक्टर है। तो मैं कहूंगा कि Q1 पर Q2 की वजह से क्या लगा, फोर्स। डन, डन, ओके, कोई दिक्कत। अब Q2 की वजह से फोर्स लगेगा बेटा, Q2 पर लगेगा सर Q1 की वजह से, यही तो है बात। तो F21 वेक्टर, ओके। तो ये कह रहा है कि जितना Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर लगाएगा, मतलब दोनों फोर्स लगेंगे तो एक जैसे, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, कूलाम बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब क्रिया प्रतिक्रिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपको दिख रहे हैं कि जब इसने इस पे एक्शन किया तो इसने इस पे रिएक्शन किया। कि चलो कि दोनों पॉजिटिव हैं, ये इसको भगा रहा है तो ये भी इसको भगा रहा है, या दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मान के चलो कि सर अट्रैक्ट कर रहे होते तो भी देखो क्या होता, देखो अट्रैक्ट करवा देते हैं कि सर अगर Q1 और ये Q2, ओके। अब मान के चलो कि ये इसको अपनी ओर खींच रहा है तो Q2, तो ऐसे लगता फोर्स, यस, तो वही F12 वेक्टर होता कि नहीं होता, होता सर। अब मैं कहूं कि अब
जब ये चार्ज इसको अपनी ओर खींचता तो ये भी तो इसको अपनी ओर खींचता उतने ही फोर्स से। डन। ओके, तो ये होता F2 1 वेक्टर। तो देखो अभी भी दोनों फोर्सों की डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है। तो चाहे ये कौन सा है, ये रिपल्सन वाला है और ये बेटा अट्रैक्शन वाला है। कौन सा है, अट्रैक्शन सर। बेटा याद रखना जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो एक चीज को पूछूंगा और तब गजनी हो गई ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा। तो इसलिए याद रखो कि ये उतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये उतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये इस पर लगाएगा। मतलब एक दूसरे पर फोर्स इक्वल लगाएंगे लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो मैं कह सकता हूं क्या कि यहाँ F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, F21 के। ओके, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ओके, और ये चीज हम क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। इस चीज को क्या करेंगे बेटा, हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ। ओके, तो अभी इसको किस पे रखना है, होल्ड पे। किस पे, होल्ड पे। इसको किस में पढ़ेंगे हम, इसका मैं नाम बता दूं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स की वेक्टर फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। इसको पर्टिकुलर प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये ऐसे निकल के आएगा। ओके, अभी यहाँ ये सीखना है कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। ओके, और एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करते हैं, चाहे रिपल्सन हो, चाहे अट्रैक्शन हो, चाहे प्रतिकर्षण हो, चाहे आकर्षण हो। ओके, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब बात ये है, ये बात एक बच्चे ने सीख ली और वो बच्चा क्या हुआ, मान के चलो कि ये बात एक बच्चे ने सीखी कि सर एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, और उसने किताब पढ़ ली। अब उसने अप्लाई किया कॉन्सेप्ट को कि एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2, कर दिया अप्लाई। डन। अब उसने अप्लाई किया तो उसने क्या कहा कि सर एक काम करते हैं कि Q2 पर Q1 की वजह से फोर्स लगेगा ऐसे, F12। डन। और इस पर लगेगा इसकी वजह से कैसे, ऐसे सर, ऊपर वाली डायरेक्शन में। डन। डन, ऐसे F21। अब बताओ, जब उस बच्चे ने वो किताब पढ़ी, कौन सी वाली, जिस किताब में ऐसे लिखा हुआ था, किधर गई, किधर गया, अरे आजा आजा मुन्ना आजा, ये वाली किताब में जब लिखा हुआ था कि कूलम्ब फोर्स क्या करते हैं, एक्शन एक्शन पेयर होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, तो बच्चे ने सीख लिया। और बच्चे ने जैसे ही सीखा तो उसने अप्लाई ऐसे कर दिया। क्या बच्चे ने गलत सीखा, नहीं, बच्चे ने तो सही सीखा था। तो जैसे ही ये पता चला तो फिर तुरंत कि भाई स्टूडेंट ये तो गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, गलत है ये, आपको ही पता है। अब गलत क्यों है भाई, क्या है ये क्या है, गलत। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग भाई, दिस इज रॉन्ग है। लेकिन तुम देख रहे हो कि F12 और F21 ये तो अपोजिट डायरेक्शन में ही है ना, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में होते हुए भी, होते हुए भी ये रॉन्ग क्यों है। ओके, ये रॉन्ग है क्यों है, कि सर अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में तो ये रॉन्ग क्यों है। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, थोड़ा सा करेक्शन किया कि एक काम करते हैं, बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। और उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि बेटा कूलम्ब फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि वो एक बॉडी और दूसरी बॉडी, उनके बीच के जो सेंटर है उसके डायरेक्ट उन सेंटरों को मिलाने वाली लाइन एलोंग लगेगा। मतलब कि उन्होंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होता है वो क्या होता है, दोनों चार्जों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग अप्लाई होता है। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होगा वो दोनों चार्जों को ज्वाइन जो करेगी लाइन उसके अलोंग होगा। मतलब ऐसे मान के चलो कि अपना Q1 डन और Q2 डन। ओके, Q1 हो गया, Q2 हो गया, ओके सर। और अब देखो ये दोनों इनके सेंटर हो गए, ऐसे मान के चलो सेंटर। डन। और इन सेंटरों को ये लाइन मिला रही कि नहीं मिला रही है,
मिला रही है सर, ये वाली लाइन देखो। तेरी गले में जाता नहीं नग में वफा के। वेरी गुड, यही होना था बस। क्या हो गया भाई? एक सेकंड बेटा, परेशानी के लिए खेद है। परेशानी अभी कुछ चंद सेकंड में खत्म होने वाली है। किधर किधर किधर, आजा बेटा। ये रहा, इस पे थे। ठीक, मैंने बनाया था। देख, हमने क्या बनाया था, Q1 Q2 तो चार्ज लिए थे, और ये लिया था ग्रीन से Q1, और दूसरा चार्ज लिया था Q2। डन, डन सर। अब इन दोनों के सेंटरों को मिलाने वाली लाइन ऐसे ये, तो मान के चलो ये लाइन है। ओके, डन। अब जो फोर्स अप्लाई होगा वो बेटा इस लाइन के अलोंग होगा। आई बात समझ में? क्या होगा? इस लाइन के अलोंग। इस लाइन के अलोंग कैसे? कि मान के चलो, चाहे तो फोर्स इस पे इधर लगे, और चाहे फोर्स इस पे इधर लगे, बस, और किधर भी डायरेक्शन में नहीं लगेगा। ऐसे इस पे चाहे इधर लगे, चाहे इधर लगे। डन। तो इस पे ऐसे होगा F12 F12, ये दो डायरेक्शन हो सकती हैं बस। और ये बेटा F21, और ये F21, इसकी भी दो ही डायरेक्शन हो सकती है। मतलब कि उस स्टूडेंट ने सीखा, ये कॉन्सेप्ट बेटा क्या हो गया, गलत। क्योंकि ये देखो, ये उसके द्वारा लगाया गया फोर्स उन दोनों चार्जों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हें याद रखना है, कूलम्ब फोर्स को जाएगा उस दोनों चार्जों को ज्वाइन करने वाली लाइन के क्या होगा, लॉन्ग होगा। डन, डन। अब मान के चलो कि चाहे चार्ज ऐसे ही क्यों ना हो, जैसे एक चार्ज ऐसे है Q1, और एक चार्ज Q2 ऐसे रखा हुआ है। डन, दोनों चार्ज हैं, एक Q1 ऐसे Q2 ऐसे, तो देखो दोनों के सेंटरों को ज्वाइन करने वाली लाइन ही होगी। होगी कि नहीं होगी? तो फोर्स या तो इधर लगेगा, या फोर्स इधर लगेगा। इस पे इधर लगेगा, या इस पे इधर लगेगा। डन। ओके, ऐसे नहीं है कि इस पे इधर लग रहा है, ऐसे नहीं होगा कि इस पे इधर लग गया, या इधर लग गया, इस पे इधर लग गया, इधर लग गया, नहीं, ये गलत डायरेक्शन है। ओके, डायरेक्शन सही, ये और ये। ओके, ये बाइट वाली लाइन क्या है, सही है, और ये येलो वाली गलत है, क्योंकि दोनों चार्जों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही अप्लाई होगा। डन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें यहां से एक बात भी सीखने को मिली कि कूलम्ब फोर्स क्या होता है। कूलम्ब फोर्स सर सेंट्रल फोर्स भी होता है। क्या होता है? सेंट्रल फोर्स। ओके, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। क्यों? क्योंकि जो फोर्स सेंटरों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग वर्क करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी तो सेंट्रल फोर्स ही है ना। कि अगर कोई भी बॉडी है, जैसे कि सेंट्रल फोर्स का एक्सप्लेन करें, मान लो कि एक अर्थ है अपनी, और एक बॉडी यहां से गिर रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो अर्थ की ओर आएगी, और अर्थ का सेंटर। लेकिन अगर ये एक बॉडी यहां से गिर रही है, तो भी वो ऐसे आएगी उसके सेंटर की ओर। ओके, क्योंकि सेंट्रल फोर्स हमेशा सेंट्रल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। ओके, ओके सर, चलें आगे। चलो, अब ये बात है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड। और ये याद रखना है कि बेटा जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। मतलब ऐसे मान चलो कि आपने दो चार्ज ले लिए Q1 और Q2, और दोनों चार्जों को आपने एयर में रखा, और फिर इनको दोनों को किस में रख दिया, वाटर में रख दिया, तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, तो दोनों के लिए फोर्स अलग अलग होगा। फोर्स क्या होगा, फोर्स अलग अलग होगा। मतलब कि मीडियम पे डिपेंड करेगा। इसको भी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे मान के चलो, होल्ड पे रखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट होता है बेटा परमिटिविटी का। किसका? परमिटिविटी का इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो टेंशन करने बस, सॉरी, परमिटिविटी क्या है पढ़ेंगे बेटा, सब पढ़ेंगे। सर अभी क्या बता रहे, अभी बेटा कूलम्ब फोर्स का इंट्रो दे रहे हैं ना, तो इसलिए बताना जरूरी है। डेमो चल रहा है कूलम्ब फोर्स का। क्या चल रहा है? डेमो। तो परमिटिविटी वाले कॉन्सेप्ट में इसको पूरा बड़ा बताऊंगा कि कितना, अगर हवा में जैसे मान लो एयर में कितना है, तो वाटर में रखने पे कितना हो जाएगा, हम बैलून निकालना भी सीखेंगे। ओके, ओके सर।
आगे चलें। आगे आपको याद रखना है कि जो अपना कूलम्ब फोर्स है, ओके, और कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स है बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। आपको ये याद कर लेनी है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, बिकॉज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। याद रखना है अपना, ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और क्यों, क्योंकि इसका किया गया कार्य पाथ से क्या होता है, स्वतंत्र। कि जब हम मान के चलो कि जैसे फ्रिक्शन फोर्स है बेटा, कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन। तो आपको पता है कि आप किसी बॉक्स को ऐसे मान के चलो, ये बॉक्स है, डन। अब इस बॉक्स को आप ऐसे कैसे लेके गए, ऐसे और ऐसे लेके गए, डन, इस पाथ से। और इस बॉक्स को आप एक बार ऐसे भी लेके गए, तो एक पाथ तो ये हो गया, दूसरा पाथ ये हो गया। तो आपको पता है इधर खिसकाने में आपको कम वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और इधर से ले जाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, पाथ पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किस पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और जो फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब उनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है, जब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, तो उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसा फोर्स है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, तो ये हुई बेटा किसकी जानकारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या हुई, कंप्लीट जानकारी। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने क्या क्या बताया इसमें, पॉइंट चार्ज के बारे में बताया कि लाइन के अलोंग काम करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, मीडियम पे डिपेंड, किस पे डिपेंड करेंगे, मीडियम पे डिपेंड करेंगे, और पाथ से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, और कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में सेव हो जानी चाहिए। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ इक्वल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स की वैल्यू होती है। ओके, के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, किसकी वैल्यू होती है, फोर्स की वैल्यू होती है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम कूलम्ब फोर्स के बेटा क्या करेंगे, एकदम शानदार शानदार से न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, ओके, तो इसको कंप्लीट पढ़ लेना है, और जो कॉन्सेप्ट जो फैक्ट मैंने बताए वो आपके दिमाग में एकदम सेव हो जानी चाहिए। ओके, बने रहे मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर अपने प्यारे से टीचर के साथ, अच्छे अच्छे इजी लवली कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर।